नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हालांकि प्रशांत किशोर तो आई पैक से अलग हो चुके थे बिहार में अपनी राजनीति फैलाने के लिए। हालांकि वो जमा नहीं पाए और शून्य पर आउट हो गए, लेकिन उनकी पैदा की हुई आई पैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी इस समय एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। टीएमसी के नेता उस पर लगातार हमले कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला हमले कर रहे हैं। और जो हमले कर रहे हैं, जिन आरोपों के साथ, मैं आज उस पर भी बात करूंगा। लेकिन ये तो उस पूरे विवाद का एक हिस्सा है। एक बड़ा हिस्सा वो है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है और जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे समय में जब बंगाल में टीएमसी की हार की विवेचना की जा रही है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है और माना जा रहा है कि उसकी हार की सबसे बड़ी वजह बीजेपी के द्वारा की गई धांधली है, चुनाव आयोग के जरिए करवाई गई धांधली है, एसआईआर है और दूसरे हथकंडों के जरिए बीजेपी ने ये चुनाव जीता है। इनकी बातचीत हो रही है, लेकिन इस पर कम बात हो रही है कि आई पैक का इसमें क्या रोल था, या आई पैक के पीछे अमित शाह की क्या भूमिका थी। अमित शाह ने क्यों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को उसके पीछे लगाया था, उस पर छापेमारी करवाई थी ठीक चुनाव के समय, और चुनाव के समय ईडी को लगाया गया। मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ममता बनर्जी उसके दफ्तर पहुंची और कुछ सीडी और पेन ड्राइव वगैरह लेकर गई, उसको लेकर शोर मचा और फिर तमाम तरह की हरकतें हुई। लेकिन अचानक लोगों के दिलो दिमाग से वो पूरी घटना निकल गई है और सारा फोकस एसआईआर और दूसरे हथकंडों पर आ गया है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आई पैक टीएमसी की हार में कितना बड़ा फैक्टर थी। मैं उन फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो टीएमसी के नेता जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना तो ये है कि आई पैक का पार्टी के अंदर एक पैरेलल पावर सेंटर बन गया था और वो एक तरह से उसने पार्टी पर कब्जा कर लिया था। पूर्व विधायक खगेश्वर राय ने तो कहा है कि 2021 से ही आई पैक पार्टी पर हावी हो गई थी। 2021 में प्रशांत किशोर आई पैक में थे। आई पैक के सरगना के रूप में, उसके हेड के रूप में टीएमसी की पूरी कैंपेन हैंडल कर रहे थे पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में शानदार जीत भी उस समय हासिल की थी ममता बनर्जी की पार्टी ने। उसका श्रेय भी प्रशांत किशोर ने जाहिर है कि लिया था। लेकिन उसके साथ साथ हुआ ये था जो टीएमसी के नेता शिकायत भी कर रहे हैं कि एक तरह से ममता बनर्जी ने सारी जिम्मेदारियां आई पैक पर डाल दी थी, कैंडिडेट से चयन को लेकर और कैंपेन तक पूरी चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों का चयन, क्या इश्यूज होंगे, कैसे रेस करने हैं, ये सारा कुछ ममता बनर्जी ने आई पैक को दे दिया था। 2021 के चुनाव में उसने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में वो और भी उसका शिकंजा पार्टी पर कसता गया और तमाम जो बड़े नेता भी हैं वो भी उसके सामने मजबूर हो गए थे, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने आई पैक का मोर्चा संभाल रखा था। आई पैक उनके साथ मिलकर काम कर रही थी और ऐसी सूरत में आप जानते ही हैं कि बाकी नेताओं को भी उनके हिसाब से चलने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन अब जबकि हार हो गई है तो लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े नेता पार्टी के बोल रहे हैं कि आई पैक कैसे, टिकट किसे मिलेगा ये तय करने में बड़ी भूमिका निभाता था। स्थानीय अनुभवी नेताओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता था, बाहर से अपरिचित लोगों को चुनाव में उतार दिया जाता था। और उसने एक ऐसी संस्कृति की पार्टी के अंदर की पोस्ट खरीदने की संस्कृति शुरू कर दी थी। पैसे देने पड़ते थे लोगों को मंत्रिमंडल में अपने मनपसंद का पोर्टफोलियो हासिल करने के लिए 10 करोड़ रुपए तक लेने का आरोप भी लगाया गया है। तो तमाम तरह से ममता बनर्जी की निर्भरता आई पैक पर हो गई थी पूरे चुनावी अभियान के लिए। अब ये उनकी मजबूरी भी थी और एक बड़ी कमज़ोरी भी हो गई थी। और इससे बेहतर
मोदी और शाह किसी पार्टी के बारे में क्या जानेंगे कि कहाँ उनकी नब्ज़ है, कहाँ उनकी जानकारियाँ हैं, कहाँ उनकी नस दबाने से क्या हासिल हो सकता है। तो चुनाव के ऐन वक्त पर कोयला घोटाले की आड़ में ईडी ने छापेमारी की और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि आईपैक ने जितनी भी रणनीति बनाई है टीएमसी के लिए, उम्मीदवारों की सूची बनाई है, वो सब हासिल कर लिए जाएं और उसके ज़रिए फिर जो टीएमसी की जो चुनावी रणनीति है उसको ध्वस्त कर दिया जाए। और आप देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर वो किसी भी पार्टी को अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है? उसके बाद तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि वो उस रणनीति को ध्वस्त करने के लिए अपनी एक रणनीति बना ले। वो तमाम कैंडिडेट्स को, किसकी क्या कैंडिडेट्स हैं, कमज़ोरी को एडवांस में पता कर ले, उन कैंडिडेट्स को धमकाना है, तोड़ना है, कमज़ोर करना है, कैसे क्या करना है, उसकी पूरी रणनीति वो एक एक कंस्टिट्यूंसी की बना सकता है। और यही हुआ होगा। बाकी चीज़ें तो हुई ही हैं। चुनाव आयोग अपने तरह से बीजेपी की मदद कर ही रहा था, वो एक अलग मोर्चा है। लेकिन अगर आप केवल एक चीज़ पर फोकस करेंगे तो आपको पूरी तस्वीर नहीं मिल पाएगी। इसीलिए जो SIR के ज़रिए धांधली हुई है उसमें ये तर्क लोगों का आ रहा है कि भाई चलिए 100-125 सीटों का खेल हो गया होगा, लेकिन बीजेपी तो 200 पार चली गई, ये कैसे हुआ? तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि और क्या क्या हुआ, टीएमसी को परास्त करने के लिए क्या क्या हथकंडे चले गए। तो उनमें एक बड़ा काम ये हुआ कि आईपैक को नियंत्रित किया गया, उनके जो टॉप लीडरशिप है उसको अरेस्ट भी किया गया और मतदान के दूसरे दिन छोड़ भी दिया गया जमानत पर। तो ये सारा कैलकुलेटेड मूव था। इसको अगर आप एक एक इंसिडेंट को सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे टाइमलाइन में तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि खेल कैसे खेला गया, आईपैक के जरिए भी उससे पूरी जानकारी इकट्ठी करके। और देखिए आईपैक के जरिए केवल यही नहीं कि कैंडिडेट की लिस्ट और चुनाव कैंपेन, बल्कि यहाँ तक भी हुआ होगा कि कैसे लोग कैंडिडेट तक पैसे पहुँचाने हैं चुनाव लड़ने के लिए। और कोई भी पार्टी हो इस देश की, बीजेपी सबसे अव्वल है इसमें ब्लैक मनी का इस्तेमाल करने के मामले में। और वो पैसा भी जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जा रहा होगा कैंडिडेट का, उसका भी पता ईडी को और अमित शाह को और बीजेपी को पता चल गया होगा। तो उन्होंने उसका भी, वो जो पूरा पाइपलाइन है या सप्लाई लाइन है, उसको भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया होगा चुनाव लड़ने की हैसियत कम करने के लिए पार्टी की और कैंडिडेट्स की। तो कई स्तरों पर काम हुआ और उनमें एक स्तर ये था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चूक खुद तृणमूल कांग्रेस की है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की है, क्योंकि पूरे दुनिया जानती है कि प्रशांत किशोर के काम करने का ढंग क्या था। उनका ढंग ये था कि पूरी तरह से पार्टी को अपने कंट्रोल में ले लो, उसकी हर गतिविधि, उसके हर नेता, हर मूव, हर कुछ प्रशांत किशोर तय करेंगे। और उस कल्चर को ही आईपैक आगे ले जा रहा है। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर एक समय कांग्रेस की पूरी जो संगठन है और उसकी पार्टी की रणनीति, चुनाव, सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए प्रेजेंटेशन भी दिया था राहुल गांधी को, और राहुल गांधी ने फिर उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस की लीडरशिप ये समझ गई होगी कि अगर प्रशांत किशोर को हमने संगठन दे दिया और पूरी जानकारियां भी उनसे शेयर कर ली, तो प्रशांत किशोर तो खिलाड़ी आदमी हैं, उनके लिए विचारधारा का कोई लेना देना नहीं है। वो आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं। वो बीजेपी के साथ भी काम कर रहे हैं, जेडीयू के साथ भी काम कर रहे हैं और कांग्रेस के दूसरे कई और प्रतिद्वंदियों के साथ काम कर रहे हैं। तो वो डाटा लीक भी कर सकते हैं, डाटा शेयर भी कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर बीजेपी के दबाव प्रभाव में बीजेपी की मदद भी कर सकते हैं। और बीजेपी से तो उनका संबंध रहा ही है,
माना जाता है कि बिहार में चुनाव ही उन्हें लड़ने के लिए इसलिए भेजा कि वो वोटों का बंटवारा करें, और उन्होंने इस मामले में एक भूमिका तो निभाई ही। पूरा फोकस जो है, जो महागठबंधन की तरफ होना था, उसका एक हिस्सा वो अपने पास भी ले गए। हालांकि 0 उनको सीटें मिली, लेकिन 3.5% वोट वो भी ले गए। तो ये जो नुकसान उन्होंने किया, वो माना जाता है कि बीजेपी के इशारे पर किया। और अब देखिए वो बिल्कुल पूरी तरह से खामोश है, बिहार में उनकी कोई सक्रियता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशांत किशोर बहुत संदिग्ध व्यक्ति माने जाते हैं पॉलिटिकल सर्कल में, और अब बहुत सारे दल उन्हें अछूत मानते हैं, उन पर अविश्वास करते हैं, संदेह करते हैं कि इस व्यक्ति को अगर आपने पार्टी में घुसने दिया तो ये पार्टी पर तो कब्जा करेगा ही, पार्टी के हर मूवमेंट पर, पार्टी की हर गतिविधि पर, साथ में ये भीतरघाती भी साबित हो सकता है। ये घर के भेद लेकर लंका ढहाने का काम भी कर सकता है। तो प्रशांत किशोर की ये परंपरा थी और आईपैक उसी परंपरा से चल रही थी। ममता बनर्जी ने ये गलती की, समझा नहीं। उन्होंने एक नया पावर सेंटर बना दिया। अभिषेक बनर्जी, कहने को वो अभिषेक बनर्जी को पावर दे रही थी, लेकिन असल पावर आईपैक के पास था, क्योंकि आईपैक ही सारा डाटा कलेक्ट कर रहा था, डाटा के सर्वे करवाता था, इश्यूज तय करता था। तो सारा काम जब आईपैक कर रहा था तो जाहिर है कि आईपैक की ताकत बहुत बढ़ गई थी। और जब ये ममता बनर्जी ने वहाँ पर अपने, कहते हैं ना कि सारे गहने जेवरात अगर आपने आईपैक पर रख दिए हैं तो चोर तो सीधे वहीं पर हमला करेगा, और अगर वो मिल गए तो लेकर चला जाएगा। और हुआ यही कि अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस की पूरी रणनीति को, पूरी चुनावी कैंपेन को आईपैक पर हल्ला बोलकर हासिल कर लिया। एक एक कैंडिडेट की जानकारी उसे मिल गई और पूरी रणनीति मिल गई। ममता बनर्जी फड़फड़ाती रह गई, वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। कुछ इसलिए नहीं कर पाई कि उनकी भी नसें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दबी होंगी, और वो भी घबरा रही होंगी कि कुछ ज़्यादा अगर बाहर आ गया तो इलेक्शन में और भी डैमेज हो सकता है। तो उन्होंने आईपैक का बचाव किया, उस समय भरपूर बचाव किया, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रशांत किशोर तो अब देखते नहीं हैं, उस पार्टी के जो देखने वाले हैं अब वो बदल चुके हैं, दूसरे लोग देख रहे हैं। प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और दिनेश चंदेल की गिरफ्तारी भी हुई थी, ऋषिराज सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। तो इस तरह से उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारी थी ममता बनर्जी ने। और ये हमने देखा कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ छापेमारी के ज़रिए धमकाना नहीं था, छापेमारी के ज़रिए जो पैसा तृणमूल कांग्रेस के पास कहीं कहीं से आ सकता था उसको रोकना नहीं था, क्योंकि वो तो पहले ही अमित शाह एंड कंपनी रोक चुकी थी। लेकिन ये जो पूरे राज हैं पार्टी के, वो उन्होंने हासिल कर लिए केवल एक छापे से, और ये ममता बनर्जी को बहुत भारी पड़ा, क्योंकि पूरी रणनीति ही आपके प्रतिद्वंदी के पास पहुंच गई थी। तो प्रशांत किशोर, वापस लौटते हैं। प्रशांत किशोर कितने खतरनाक हो सकते हैं किसी पार्टी के लिए, और किन किन पार्टियों के डाटा उन्होंने किस किस से शेयर किए होंगे, ये कोई नहीं जानता। बीजेपी मोदी शाह ने उनसे कौन कौन से डाटा हासिल कर लिए होंगे, और उन डाटा के आधार पर उन तमाम पार्टियों को किस तरह से अपने नियंत्रण में कर रहे होंगे, किस तरह से उन पर प्रहार कर रहे होंगे, उन्हें कमज़ोर कर रहे होंगे, ये समझा जा सकता है। तो ये राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि आप अगर प्रोफेशनल एजेंसीज़ को हायर करते हैं किसी पर्पज़ के लिए, चुनावी अभियान के लिए या किसी दूसरी तरह की मदद के लिए, तो उन्हें कितना अधिकार देना चाहिए और पार्टी के अंदर कितनी जगह देनी चाहिए। अगर आपने उन्हें पूरा फैलने का मौका दे दिया तो आप बहुत ही घाटे में रहोगे, बहुत ही खतरे में रहोगे। इस मामले में मैं फिर लौट कर आता हूँ कि कांग्रेस लीडरशिप ने, राहुल गांधी ने बहुत समझदारी के साथ काम किया। हालांकि यूपी के चुनाव में प्रशांत किशोर साथ में थे, प्रियंका गांधी
को वो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की भी बात कर रहे थे, लेकिन वो तमाम चीज़ें ऐसी थीं जो पार्टी के लिए नुकसानदेह भी हो सकती थी। प्रशांत किशोर अपने नंबर बढ़ाने के लिए, गांधी परिवार से अपनी नज़दीकियां बढ़ाने के लिए और गांधी परिवार पर अपना नियंत्रण करने के लिए इस तरह का खेल खेल रहे हों तो क्या हैरत की बात है। लेकिन गांधी परिवार बरसों बरस से राजनीति में है और वो ये खेल बखूबी जानता होगा, और इसीलिए उसने प्रशांत किशोर को एक लिमिटेड भूमिका के लिए काम करने के लिए कहा, जिस पर प्रशांत किशोर तैयार नहीं हुए। और प्रशांत किशोर तैयार नहीं हुए, ये बात समझी जा सकती है कि वो जिस तरह की बादशाहत वो किसी पार्टी में चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल रही थी। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि मोदी शाह ने उन्हें इसी एजेंडे के तहत कांग्रेस में भेजा हो कि वहाँ का पूरा खेल समझो, वहाँ पर अपनी पकड़ बनाओ और बीजेपी की मदद करते रहो अंदर घुसकर। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रशांत किशोर ऐसा कर भी रहे हो सकते हैं और ना भी कर रहे हो सकते हैं, लेकिन ये इसकी संभावना, इसकी आशंका तो वहाँ थी ही। और इस आशंका को कांग्रेस लीडरशिप ने, राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने अच्छे से समझा होगा। तभी उस समय जबकि कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़रूरत थी अपना कायाकल्प करने की, अपने छवि बदलने की, अपनी स्ट्रेटजी बदलने की, अपने संगठन को मजबूत करने की, और वो एक तरह से बेकरार थी, डेस्परेट थी, उस डेस्परेशन में भी उसने अपना विवेक नहीं खोया। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना चाहिए। आज जब तृणमूल कांग्रेस का ये हश्र हुआ है तब ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है समझने की। तो पुरानी पार्टी कितनी समझदारी और परिपक्वता से बिहेव करती हैं, और तृणमूल कांग्रेस जो एकला चलो की राह पर थी किस तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती हैं, ये भी एक पश्चिम बंगाल का लेसन है जो हम सबको समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।